क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 1949 में भारत ने अपना संविधान अपनाया, हाँ, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, तो उसका कोई आधिकारिक हिंदी संस्करण वो मौजूद ही नहीं था। सुनने में मतलब बेहद अजीब लगता है ना। देश का सर्वोच्च कानून जो करोड़ों लोगों की नियति तय करने वाला था, वो मूल रूप से केवल अंग्रेजी में तैयार और स्वीकृत किया गया। आज हम इसी दिलचस्प और थोड़ी कह सकते हैं हैरान करने वाली कहानी की तह तक जाएंगे कि आखिर कैसे और क्यों संविधान लागू होने के लगभग 4 दशक बाद भारत के संविधान का एक प्रमाणिक यानी आधिकारिक हिंदी पाठ वो अस्तित्व में आया। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी संवैधानिक यात्रा के बारे में हैं। इनमें खासतौर पर 1987 का वो 58वां संशोधन अधिनियम है और उससे जुड़े जो प्रावधान है उनका ब्यौरा है इसमें। यही कहानी का केंद्र बिंदु है असल में। तो हमारा आज का मिशन है इस सफर को समझना, क्यों अंग्रेजी ही एकमात्र आधिकारिक भाषा थी शुरुआत में, क्यों एक हिंदी संस्करण की जरूरत महसूस हुई और वो भी इतने सालों बाद, और ये बदलाव लाने की प्रक्रिया क्या थी। चलिए इन दस्तावेजों के जरिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। जैसे मैंने कहा, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया, वो अंग्रेजी में था। यही वो दस्तावेज था जिस पर हमारे संविधान निर्माताओं ने हस्ताक्षर किए और जिसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहानी में एक छोटा सा पेच वो यहीं से शुरू होता है। जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं था कि हिंदी में कोई अनुवाद हुआ ही नहीं था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अधिकार के तहत 1950 में ही संविधान का एक हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवाया गया था। और दिलचस्प बात यह है कि इस पर भी संविधान सभा के कई सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अंग्रेजी संस्करण पर किए थे। अच्छा, तो अगर 1950 में ही एक हस्ताक्षरित हिंदी अनुवाद आ गया था, तो फिर समस्या क्या थी? फिर ये क्यों कहा जाता है कि कोई आधिकारिक हिंदी पाठ नहीं था? हाँ, यहीं पर प्रामाणिक पाठ यानी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट का महत्व वो सामने आता है। वो 1950 का हिंदी अनुवाद भले ही अध्यक्ष के अधिकार से प्रकाशित हुआ और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित था, उसे कानूनी तौर पर संविधान का प्रामाणिक पाठ नहीं माना गया। वो एक अनुवाद था, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जरूर था, लेकिन कानूनी व्याख्या या अदालती कार्यवाही के लिए उसे अंग्रेजी संस्करण के बराबर का दर्जा हासिल नहीं था। अगर अंग्रेजी और हिंदी पाठ में किसी बिंदु पर व्याख्या का कोई अंतर आता, तो कानूनी तौर पर अंग्रेजी पाठ को ही अंतिम माना जाता था। इसे हम एक तरह से आधिकारिक रेफरेंस कॉपी कह सकते हैं, लेकिन लीगल अथॉरिटी वाली कॉपी नहीं। अच्छा, समझ गया। तो मतलब कानूनी वजन सिर्फ अंग्रेजी संस्करण का था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि एक आधिकारिक हिंदी पाठ की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो 1950 वाला अनुवाद काम नहीं आ रहा था? देखिए, जरूरत कई स्तरों पर महसूस की जा रही थी, जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है। एक तो आम जनमानस और राजनीतिक स्तर पर ये मांग लगातार उठ रही थी कि देश का संविधान अपनी राजभाषा हिंदी में भी कानूनी रूप से उतना ही प्रामाणिक होना चाहिए जितना अंग्रेजी में है। ये एक तरह से भाषाई स्वाभिमान और पहुंच का सवाल भी था। दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण व्यवहारिक और कानूनी कारण थे। सोचिए, भारत एक विशाल देश है। न्यायपालिका, प्रशासन, संसद, इन सब जगहों पर हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा था। अब अगर देश के मौलिक कानून का ही कोई ऐसा हिंदी संस्करण ना हो जिस पर कानूनी तौर पर भरोसा किया जा सके, तो ये काम कितना मुश्किल हो जाता होगा। दस्तावेज इशारा करते हैं कि कानूनी प्रक्रियाओं में हिंदी के इस्तेमाल को सुविधाजनक बनाने और उसमें एकरूपता लाने के लिए एक प्रामाणिक हिंदी पाठ अनिवार्य माना गया। बिना इसके अदालतों में या सरकारी कामकाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती थी। मान लीजिए किसी कानून की व्याख्या करनी है और हिंदी अनुवाद कुछ और कह रहा है, अंग्रेजी कुछ और, तो आधार किसे माना जाएगा? इस तरह की उलझनें वो लगातार सामने आ रही होंगी। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब सिर्फ अनुवाद कर देना काफी नहीं था। जरूरत एक ऐसे पाठ की थी जिसका कानूनी दर्जा, जिसकी अथॉरिटी अंग्रेजी वाले के बिल्कुल बराबर हो। बिल्कुल। और एक और तकनीकी पहलू था जिसका जिक्र मिलता है।
ये भी जरूरी समझा गया कि जो नया आधिकारिक हिंदी पाठ तैयार हो वो न केवल संविधान के मूल भाव के अनुरूप हो, बल्कि उसकी भाषा, शैली और शब्दावली भी वो भारत सरकार द्वारा अन्य कानूनों यानी केंद्रीय अधिनियमों, सेंट्रल एक्ट्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक हिंदी शब्दावली के अनुरूप हो। इसका मकसद था पूरे देश में कानूनी हिंदी में एक रूपता लाना। अगर संविधान की हिंदी शब्दावली बाकी कानूनों से अलग होती तो और ज्यादा भ्रम फैलता। इसलिए एक मानकीकरण, एक स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत थी। तो इन सब जरूरतों और मांगों के जवाब में ही फिर 1987 का वो कदम उठाया गया, अब जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, 58वां संविधान संशोधन। एकदम सही। 1987 में संसद ने 58 संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। ये इस दिशा में एक निर्णायक मोड़ था। इस संशोधन के जरिए संविधान के भाग 22, जो कि संविधान का अंतिम भाग है, उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 394 ए, आर्टिकल 394 ए। अनुच्छेद 394 ए, ये नाम महत्वपूर्ण है। तो इस नए अनुच्छेद ने क्या प्रावधान किए? इसने कैसे इस समस्या का हल निकाला? अनुच्छेद 394 ए ने मुख्य रूप से राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी। इसे हम कुछ बिंदुओं में समझ सकते हैं, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है। पहला, राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया कि वे संविधान का एक हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवाएं। लेकिन ये सिर्फ कोई साधारण अनुवाद नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के प्राधिकार, अथॉरिटी के तहत प्रकाशित होने वाला पाठ था। अच्छा। दूसरा, राष्ट्रपति को ये भी अधिकार दिया गया कि इस हिंदी अनुवाद को प्रकाशित करने से पहले उसकी भाषा, शैली और शब्दावली में जरूरी बदलाव किए जा सकें। ये बदलाव क्यों? ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि संविधान का हिंदी पाठ भारत सरकार के अन्य कानूनों यानी केंद्रीय अधिनियमों के आधिकारिक हिंदी पाठों के साथ पूरी तरह से सुसंगत हो, कंसिस्टेंट हो। वही मानकीकरण वाली बात जो हमने पहले की थी। तीसरा, ये सुनिश्चित करना राष्ट्रपति की जिम्मेदारी थी कि इस प्रकाशित होने वाले हिंदी पाठ में उस तारीख तक संविधान में जितने भी संशोधन हो चुके थे उन सब को शामिल किया जाए। यानी ये एक पूरी तरह से अपडेटेड, अप टू डेट संस्करण होना था। ये नहीं कि 1950 वाले अनुवाद को ही छाप दिया, बल्कि 1987 तक जितने बदलाव हुए उन सब को इसमें शामिल करना था। सही। चौथा, और भविष्य के लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई। ये प्रावधान किया गया कि इसके बाद संविधान में जब भी कोई संशोधन होगा तो उसका भी हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया जाएगा और वो भी इस आधिकारिक पाठ का हिस्सा माना जाएगा। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि हिंदी पाठ हमेशा अंग्रेजी पाठ के साथ साथ अपडेटेड रहेगा। ये तो काफी व्यापक अधिकार और प्रक्रिया लगती है। मतलब सिर्फ अनुवाद नहीं, बल्कि भाषा शैली का मानकीकरण, सारे संशोधनों को शामिल करना और भविष्य के लिए भी व्यवस्था बनाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस अनुच्छेद 394 ए ने आखिरकार हिंदी संस्करण को अंग्रेजी के बराबर कानूनी दर्जा दे दिया? हाँ, यही इस अनुच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अनुच्छेद 394 ए में ये बात साफ तौर पर लिखी गई। स्रोतों के अनुसार इसमें स्पष्ट कहा गया कि इस प्रकार प्रकाशित संविधान के हिंदी पाठ और उसके हर संशोधन के हिंदी अनुवाद का वही अर्थ लगाया जाएगा जो मूल अंग्रेजी पाठ का है। वही अर्थ लगाया जाएगा। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसने दोनों भाषाओं के पाठों को कानूनी व्याख्या के स्तर पर बराबर ला खड़ा किया। अच्छा। और इतना ही नहीं, इसमें एक और सुरक्षा कवच जोड़ा गया। ये कहा गया कि अगर किसी भी समय अंग्रेजी और इस हिंदी पाठ के अर्थ में कोई विसंगति या कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति उस हिंदी पाठ को उपयुक्त रूप से संशोधित करवाएंगे ताकि वो अंग्रेजी पाठ के अनुरूप हो जाए। इसका मतलब ये था कि मूल भावना अंग्रेजी पाठ वाली ही रहेगी, लेकिन हिंदी पाठ को कानूनी तौर पर समान माना जाएगा और किसी भी भ्रम की स्थिति में उसे ठीक करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होगी। अच्छा, तो ये सुनिश्चित किया गया कि मतलब हमेशा एक ही निकले। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 394 ए के लागू होने के बाद जो हिंदी पाठ प्रकाशित हुआ उसे हर उद्देश्य के लिए संविधान का प्रमाणिक पाठ माना गया। अब ये सिर्फ एक अनुवाद नहीं था, बल्कि अपने आप में एक ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट बन गया। वैसे इन गंभीर बातों के बीच
हमारे स्रोतों में एक छोटी सी प्रक्रियात्मक जानकारी भी मिलती है जो दिलचस्प है। ये जो 58वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, वो जब संसद में पेश हुआ था तब उसका नंबर 56वां था, यानी वो 1987 का 56वां संविधान संशोधन विधेयक बिल था। लेकिन संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति मिलने तक कुछ अन्य विधेयक शायद पहले ही अधिनियम बन गए होंगे। इसलिए जब ये कानून बना तो इसका अंतिम नंबर 58वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट हो गया। ये विधायी प्रक्रिया की एक छोटी सी बारीकी है। हाँ, ये प्रक्रियात्मक चीजें कभी-कभी हो जाती हैं। अब अगर हम इसे थोड़ा और बड़े संवैधानिक फ्रेमवर्क में देखें, तो जैसे हमने कहा, ये नया अनुच्छेद 394A संविधान के भाग 22 में जोड़ा गया है। स्रोतों से पता चलता है कि इस भाग का शीर्षक है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। मतलब शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथराइजेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। मूल संविधान में यानी 1950 में इस भाग में केवल 3 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 393 जो संविधान का संक्षिप्त नाम बताता है, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 394 जो ये बताता है कि कुछ अनुच्छेद तुरंत लागू होंगे और बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 से। और अनुच्छेद 395 जिसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया। तो ये भाग मुख्य रूप से संविधान के लागू होने और उसके नामकरण से जुड़ा था। बाद में 1987 में इसी भाग में हिंदी में प्राधिकृत पाठ वाला अनुच्छेद 394A जोड़कर इसे विस्तार दिया गया। ये संदर्भ समझना भी जरूरी था कि ये नया प्रावधान संविधान की संरचना में कहाँ फिट होता है। तो ठीक है, कानून बन गया, अनुच्छेद 394A लागू हो गया। इसके बाद क्या हुआ? क्या वो प्रामाणिक हिंदी पाठ प्रकाशित हुआ? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 394A द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के प्रामाणिक हिंदी पाठ को तैयार करवाया और उसे भारत के राजपत्र यानी गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित करने का आदेश दिया। दस्तावेज बताते हैं कि इस प्रकाशन के साथ ही दशकों से चली आ रही वो मांग और जरूरत पूरी हुई और भारत के संविधान को उसका आधिकारिक हिंदी संस्करण प्राप्त हुआ, जो कानूनी तौर पर अंग्रेजी संस्करण के बराबर महत्व रखता था। तो चलिए अब तक की इस पूरी चर्चा को थोड़ा समेटते हैं। हमने देखा कि भारत का संविधान जब 1949-50 में लागू हुआ तो उसका एकमात्र आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में था। हालांकि 1950 में एक हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ था, पर उसे वो कानूनी प्रामाणिकता वो हासिल नहीं थी। बिल्कुल। फिर समय के साथ एक आधिकारिक हिंदी पाठ की जरूरत महसूस हुई, राजनीतिक और भावनात्मक कारणों से भी, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यवहारिक और कानूनी जरूरतों के लिए, ताकि हिंदी में काम करने वाली न्यायपालिका और प्रशासन को सुविधा हो और कानूनी व्याख्या में एकरूपता आए। इस जरूरत को पूरा करने के लिए 1987 में 58वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसने संविधान में अनुच्छेद 394A जोड़ा। और इस अनुच्छेद 394A ने राष्ट्रपति को संविधान का एक अद्यतन, मानकीकृत और प्रामाणिक हिंदी पाठ प्रकाशित करवाने का अधिकार और जिम्मेदारी दी। सबसे अहम बात यह थी कि इस हिंदी पाठ को अंग्रेजी पाठ के बराबर कानूनी दर्जा दिया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि दोनों का अर्थ समान हो। हाँ, और ये भी कि भविष्य में होने वाले सभी संशोधन भी हिंदी में प्रकाशित होंगे, ताकि ये पाठ हमेशा प्रासंगिक बना रहे। तो ये सब जानने का हमारे लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ एक पुरानी कानूनी प्रक्रिया का ब्यौरा नहीं है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक देश अपने मौलिक कानून को अपनी भाषाओं के जरिए ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ये भारत के कानूनी ढांचे में भाषा के महत्व और उसके विकास को समझने में मदद करता है। अंग्रेजी से हिंदी तक का ये सफर, जो लगभग 37 साल लंबा था, ये दिखाता है कि कानूनी समानता के साथ साथ भाषाई समानता और पहुंच भी कितनी जरूरी है। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं था, बल्कि भाषाई अधिकारों को मान्यता देने और कानून को आम आदमी के करीब लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और उसके आधिकारिक हिंदी पाठ के आने के बीच ये लगभग 4 दशकों का इतना लंबा अंतराल क्यों रहा? क्या इसके पीछे केवल प्रक्रियात्मक देरी थी, या भाषा को लेकर तत्कालीन राजनीतिक या सामाजिक सोच भी इसमें भूमिका निभा रही थी? इस देरी के क्या परिणाम हुए होंगे? और अगर आज हम इस नजरिए को और आगे बढ़ाएं,
तो भारत में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य 21 भाषाएं भी हैं। उन भाषाओं में संविधान की आधिकारिक पहुंच और प्रामाणिकता की क्या स्थिति है या क्या होनी चाहिए? क्या अनुच्छेद 394A जैसा प्रावधान अन्य भाषाओं के लिए भी जरूरी है? ये सवाल हमें इस पूरी कहानी के व्यापक संदर्भ और भविष्य की दिशा पर सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।